वेलकम बैक। स्वागत व्यूअर्स आपका। मैं सौरभ आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की लगातार चल रहा है। आपके मुझे कमेंट्स भी मिल रहे हैं। अब जरा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यूपी में बहुत कुछ हो रहा है। पहले तो एक ये कि अखिलेश यादव ने आज से अपना प्रचार शुरू कर दिया और उन्होंने चुनी है जगह पीलीभीत। पीलीभीत वरुण गांधी की सीट थी। वरुण गांधी का टिकट कट गया। वहां से जितिन प्रसाद को, जो मंत्री हैं पहले कांग्रेस से आए थे, उनको बीजेपी ने वहां से उतारा है। मैं उनकी बात तो करूंगा आपसे, लेकिन पहले मैं जरा योगी आदित्यनाथ की बात करना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहा कि ये जातिवाद की बात करने वाले और जातियां गिनाने वाले लोग ये प्रदेश में एक बार फिर दंगे और कर्फ्यू वाले दिनों को लौटाना चाहते हैं, लेकिन जब तक योगी है ये होगा नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैंने 7 वर्षों में एक बार भी दंगा यूपी में नहीं होने दिया और आगे भी नहीं होने दूंगा। वो दिन लौटेंगे नहीं जो पहले हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी की सत्ता जब थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप हमेशा कहते थे कि विदेशी आक्रांताओं के सामने कभी सर मत झुकाना। अब महाराणा प्रताप क्यों याद आया अचानक योगी जी को, इसकी कहानी, लेकिन उससे पहले सुनिए योगी जी का बयान। जातीयता का विस्मरण, कुछ लोगों के लिए जाति के नाम पर लोग आएंगे, लेकिन जब जाति पे संकट आएगा ये सब गायब हो जाएंगे, तब इनको ही नहीं दिखाई देगा। ये दंगा पॉलिसी वाले लोग ही जातिवाद भड़का रहे हैं। ये दंगा करवाने वाले और कर्फ्यू करान लगाने वाले लोग आज जातीयता का विस्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखना, मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार ने दंगा मुक्त वातावरण दिया है, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है, और दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है। उनको फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। इशारा कहां है योगी आदित्यनाथ का, यह समझना चाहिए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हमारे साथ। देवेंद्र, आगे इस बयान में उन्होंने महाराणा प्रताप की बात भी याद दिलाई, तो अचानक महाराणा प्रताप क्यों याद आ रहे हैं? जातिवाद से आगाह क्यों योगी जी को अचानक करना पड़ रहा है? कहीं कोई नाराजगी हो गई क्या यूपी में भाजपा से? बिल्कुल सौरभ, वेस्टर्न यूपी में खास तौर पर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है और वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटों की अगर बात कर लें तो वहां पर इसका नकारात्मक असर ना पड़ जाए, इस बात को लेकर भी अंदेशा जताया जा रहा है। जैसे उसका असर किस रूप में डेवलप हुआ कि अभी आप देखें तो जो मेरठ प्रमंडल है उसमें ठाकुर समुदाय का एक भी कैंडिडेट नहीं। गाजियाबाद से आपने वीके सिंह का टिकट काटा, लेकिन वहाँ पर जिस उम्मीदवार को दिया वो बहुत आसानी से जीतेंगे क्योंकि बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट है, वो उम्मीदवार कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बाकी दूसरी सीटों पर भी गया है। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर सीट की अगर बात कर लें तो वहाँ पर संजीव बलियान बनाम संगीत सोम का नैरेटिव ऑलरेडी चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में भी ठाकुरों का जो एक वर्ग है, चाहे मेरठ हो या मुजफ्फरनगर, वहाँ इस बात को लेकर नाराज़गी है और उनको मनाना, उनको अपीज़ करना एक बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी। कैंडिडेट के हिसाब से देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट सिलेक्शन किया उसी समय से इस प्रकार की नैरेटिव चलने लगी थी। और उधर गुजरात का केस आपने देखा कि वहाँ पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बोला उस तरह का बयान। पश्चिम यूपी की बात आपको बता दें तो इस संदर्भ में महाराणा प्रताप को योगी आदित्यनाथ से अगर याद कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कि बड़े गर्व से ये बताते हैं कि उन्हें गर्व होता है, सन्यासी होने के बावजूद उन्हें गर्व होता है कि वो क्षत्रिय कम्युनिटी से हैं, वो मैसेज किस प्रकार का दे रहे हैं? तो जरा सा इसकी डिटेल में जाना चाहता हूं आपके साथ। क्यों हुई है ये नाराजगी? आखिर क्यों लग रहा है कि राजपूत कम्युनिटी, क्षत्रिय कम्युनिटी, उसको कोई गलत मैसेज चला गया यूपी के अंदर खास तौर पर? और क्या इन जो 2-4 सीटें आपने बताई हैं, इसके अलावा भी कोई सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए कुछ टफ लग रहा मामला? जैसे 2 फैक्टर रहा सौरभ। एक तो गया क्यों, ये वेस्टर्न यूपी का केस मैंने आपको बताया कि वीके सिंह अगर आप टिकट काटें तो दूसरा ठाकुर कम्युनिटी मेरठ प्रमंडल में एक देना ही देना था, जो कि बीजेपी पहले हमेशा से देते रही है, वहाँ से पार्टी से एक चूक हुई। संगीत सोम बहुत मुखर होकर विरोध कर रहे हैं, ग्राउंड पे ऐसा बताया जा रहा है, हालांकि वो बीजेपी के ही नेता हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पश्चिम यूपी में आप वहीं से रहने वाले हैं कि 24 गाँव 36 गाँव इस तरह के जो क्षत्रियों के ठाकुरों के कॉम्बिनेशन हैं, वहाँ पर ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा चल रहा है। दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर तो अभी तक उनका टिकट होल्ड पर रखा गया है, वहाँ से भी जो उनके समर्थक हैं वो इस प्रकार के नैरेटिव चला रहे हैं। तो बार बार एक बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है और आप समझ सकते हैं कि अपोजिशन
इस मौके को कैसे लपक रहा होगा। अगर बीजेपी के अंदर थोड़ी सी भी निराशा हो तो अपोजिशन उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। उसके सोशल मीडिया के मार्फत इस नैरेटिव को काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है कि ठाकुरों का अपमान किया गया है बीजेपी के द्वारा इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। हालांकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में संख्या के हिसाब से बात करें तो वो संख्या आपको ठीक लगेगा। दूसरी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो ठाकुरों के लिए बीजेपी को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो अगर ठाकुर कम्युनिटी से यूपी से ही आते हैं, लखनऊ से उम्मीदवार हैं, तो फिर ठाकुरों के लिए किसी और अलग मैसेज की जरूरत नहीं थी। लेकिन लोकल इंपैक्ट तो कुछ हो ही जाता है। उस तरह का नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर सौरभ जरूर एक पार्टी के लिए कंसर्न रहेगा कि न सिर्फ ठाकुर बल्कि जो नॉन जाट ओबीसी वोटर हैं उनके अंदर भी एक समस्या है। क्योंकि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ था तो कार्यक्रम तो ऐसे मेरठ में हुआ था, लेकिन लोकसभा के हिसाब से वो मुजफ्फरनगर का था। और वहां पर जिस प्रकार से जाट नेताओं के द्वारा जाट लाइन का नैरेटिव चलाया गया था, वहां पर नॉन जाट ओबीसी वोटर जैसे जिसमें सैनी सबसे प्रमुख हैं, उनके अंदर मैसेज अच्छा नहीं गया है। और वो पार्टी के लिए एक कंसर्न है कि कैसे उसे न्यूट्रलाइज करें। और कोई सीट जैसे घोसी के बारे में कुछ लोग बात कर रहे हैं कि वहां राजभर का चुनाव जो है वो फंस गया है। इसमें दो केस हैं सर, मैं आपको बताऊं, घोसी और गाजीपुर, इन दोनों की अगर बात कर लें तो घोसी वाली सीट पे क्या समस्या हुई कि राजभर को लेके वहां के फॉरवर्ड कम्युनिटी में ऑलरेडी एक नाराजगी रहती है। क्योंकि उन फॉरवर्ड कम्युनिटी को एक तरह से उनको निशाना पर साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पॉलिटिक्स की है। दूसरी तरफ गाजीपुर के अंसारी के लगातार वो करीबी रहे हैं। करीबी का मामला ये आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद भी वो बता रहे थे उनके शान में कसीदे गढ़ रहे थे। तो जो अरविंद राजभर को लेकर वहाँ पर ब्रजेश पाठक ने जो आपने वो वीडियो देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि माफ़ी मंगवा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से, समझा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर हो या अरविंद राजभर हो, उनको लेकर कैसी नाराज़गी है। और उनकी बड़ी चिंता होगी कि क्या बीजेपी के वोटर, बीजेपी के कार्यकर्ता उसी शिद्दत के साथ उनके लिए लगेंगे। वो एक बड़ा कंसर्न है। दूसरी सीट अगर गाजीपुर की सौरभ बात करें तो गाजीपुर में भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रहा है। सौरभ जी बहुत शुक्रिया देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने समझाया कि बीजेपी के लिए क्या पशुपेश है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन एक बात जो नहीं समझ में आ रही, देवेंद्र ने उसकी ओर इशारा करा, उन्होंने कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ हैं, वैसे सन्यासी हो गए लेकिन क्षत्रिय कम्युनिटी से आए, उस कुल में उनका जन्म हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्षत्रिय हैं, यूपी से आते हैं। इसके बावजूद अगर ये सोचना पड़े कि क्षत्रिय कम्युनिटी में, राजपूत कम्युनिटी में कोई नाराजगी हो जा रही है तो समझ नहीं आती ज़्यादा बात। देखिए, मुझे लगता है कि इसको देखना चाहिए कि किस तरह से नैरेटिव ये खड़ा हुआ। और ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नैरेटिव नहीं है। गुजरात की राजकोट सीट पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं, उनका भी एक बयान ऐसा आया जिसने राजपूतों को नाराज किया। और उसके बाद उन्होंने 3 बार माफी भी अब तक मांग ली है, अलग अलग वो सार्वजनिक मंचों से माफी मांग। बताया जा सकता है क्या बोला उन्होंने? नहीं, उन्होंने ये कहा कि राजपूतों का अंग्रेजों के साथ वो रोटी बेटी का रिश्ता रहा, वो एक तरह से जमींदारी बचाने के संदर्भ में कह रहे थे। और ये अलग अलग समय में अलग अलग लोग ये बात कहते हैं। अब जो राजे रजवाड़े थे उनका तो अपना एक, जिसको हम कहते हैं ना, हम अलग अलग वो बात करते हैं राजे रजवाड़ों के समय में। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे राजनीतिक तौर पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला क्या है। अब इसको अगर देखें तो कहां से असर पड़ने वाला है। जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर विपक्ष यही कहकर आरोप लगाता है कि वो ठाकुरों के लिए सरकार चलाते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ मठाधीश हो गए, सन्यासी हो गए, वो किसी जाति के नहीं रह गए, वो हिंदू हो गए। अब राजनाथ सिंह का जिक्र होता ही है, रक्षा मंत्री के तौर पर है, लखनऊ से सांसद हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि संजीव बालियान और संगीत सोम का झगड़ा हो, या ब्रिजभूषण शरण को अपनी टिकट लेनी है इसलिए राजपूतों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, तो इन लोगों के पास ऐसी ताकत होती है, इनकी ऐसी ब्रिगेड होती है जिसको वो लगा देते हैं। फिर अगर आप देखें तो गाजीपुर सीट अगर देखें तो वो राजपूतों के लिए ज्यादा बेहतर थी। भूमिहार के लिहाज से बलिया या फिर घोसी जो अरविंद राजभर लड़ रहे हैं। और चूंकि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ये अपनी राजनीति में सवर्णों को इन्होंने खूब गालियां दी, अपशब्द दिए, माफी मंगवाई भाजपा कार्यकर्ताओं, अभी माफी मंगवाई थी जिसमें ब्रजेश पाठक थे उप मुख्यमंत्री। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ, जब उपचुनाव होता है घोसी में तो सुधाकर सिंह, जिनकी राजपूत जाति के मुश्किल से 5-7 हजार 10 हजार वोट होंगे, वो जीत जाते हैं क्योंकि सारे सवर्ण नाराज होते हैं। ये सारे मुश्किल हैं। और उसमें ये कहा जाता है कि मनोज सिन्हा ने पारसनाथ राय को टिकट दिला दिया। पारसनाथ राय संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ के प्रचारक रहे, बहुत व्यक्ति के तौर पर अच्छे हैं, लेकिन कोई चुनाव जीत जाएंगे। अफजाल का चुनाव आपने क्लियर कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, ये सारे मामले आपको लोकलाइज्ड इश्यूज लगते हैं या मतलब इनका असर ज्यादा है? देखिए, जो भी बहुत प्रभावशाली कम्युनिटीज होती हैं उसमें राजपूत निश्चित तौर पर है,
संख्या के लिहाज से देखें तो जितनी उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी है उसके अनुपात में उनको ज्यादा ही सीटें मिली, कम नहीं मिली। 9-10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने राजपूतों को दी। नीरज शेखर को सिर्फ इसीलिए, नीरज शेखर का वहां बलिया में कुछ ऐसा नहीं था, अभी उनकी राज्यसभा सदस्यता भी बाकी थी, बावजूद इसके इसलिए कि देश भर का ठाकुर वो चंद्रशेखर को अपना नेता मानता है, वो वीपी सिंह को नहीं मानता ठाकुर अपना नेता, चंद्रशेखर को लेकिन पूरे देश में मानता है, तो वो उनको लगा कि बलिया सीट दे देते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सीटों के समीकरण में, चयन में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तो गड़बड़ की, लेकिन ये इसको कहें कि राजपूतों की कोई खास नाराजगी है ये मुझको दिखता नहीं। और जहां तक राजकोट सीट की बात है तो वहां के चाहे वो राजा जाम साहब हो या फिर जो वहां के दूसरे राजा हैं मानधाता, वो दोनों के दोनों कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के लिए इतना किया है, उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं। सबके बावजूद, नाराजगियों के बावजूद मोदी के नाम पे सबकी नैया पार हो जाएगी? नहीं, मुझे लगता है मोदी के नाम पे पार हो जाएगी, लेकिन दिखता है जैसे घोसी सीट है, गाजीपुर सीट है, बलिया सीट है, तो इतना आसान नहीं है, वहां आसान नहीं है। आप चाहते हैं प्रत्याशी ठीक आ रहा हूं सर। जरा अखिलेश यादव ने चूंकि आज प्रचार शुरू किया अपना, पीलीभीत क्यों चुना उन्हें? वरुण गांधी की जो सीट है इस बार टिकट उनका कट गया है, और पीलीभीत में कह रहे हैं वो कि पीलीभीत का नाम सुन के बीजेपी वालों के चेहरे पीले पड़ जा रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव को। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है कि यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। ये बीजेपी के प्रत्याशी कौन सा पीलीभीत बनाना चाहते हैं, इनके बारे में पता नहीं है आपको? ये कई दल घुमाए हैं, इनका मामला सेटिंग हो जाता है तो दूसरे दल में भी चले जाते। अखिलेश यादव पीलीभीत से चुनाव प्रचार शुरू किया उन्होंने, तो देर में काफी उतरे चुनाव प्रचार में, मतलब उम्मीद थी कि अखिलेश यादव और जल्दी शुरू करेंगे। उनके समर्थक भी बड़ा उनको उल्टा सीधा कह रहे थे सोशल मीडिया अभी तक अखिलेश कि भाई एसी से बाहर निकलो, ये क्या तरीका है? मोदी जी, योगी जी रोज जो है सभा कर रहे हो, तुम निकल ही नहीं रहे हो। अभी तक अखिलेश यादव तो टिकट के जो डिस्ट्रीब्यूशन थे उसके उसमें उलझे हुए थे, उम्मीदवार घोषित कर रहे थे, उम्मीदवार बदल रहे थे, परिवार की लड़ाई निपटा रहे थे, गठबंधन के अंदर किसको सीटें बांटना इसके अंदर निपटे थे। अब वो वहां से निपटे तो अब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रचार अभियान करने गए, आज पीलीभीत गए। वो इसलिए भी चुनाव उन्होंने किया, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले पीलीभीत होकर आए, और पीलीभीत से अखिलेश यादव को वरुण गांधी की नाराजगी से अपने लिए उम्मीद दिख रही है। उन्हें लग रहा है कि वरुण गांधी वहां पर नाराज है, प्रधानमंत्री मोदी के रैली में नहीं आए, पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के लिए। वरुण गांधी की खबर तो आप ही देते हैं, तो दीजिए ना खबर। देखो फिलहाल वरुण गांधी ने शांति ली भी, अभी उन्होंने ये घोषणा भी नहीं की है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में अपने कार्यकर्ताओं से या अपने लोगों से कहा है कि आपको वोट करना है। अभी वो चुप्पी साध कर इस एक सीट पर वरुण गांधी की वजह से अखिलेश यादव को उम्मीद दिख गई है। हाँ, अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि अब वो फाइट में आ गए। जो एक तरफा सीट भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती थी, उन्हें लग रहा है कि वरुण गांधी की नाराजगी का फायदा उठाकर किसी तरीके से वोट का डिविजन हो जाए, और अगर वरुण गांधी किसी तरीके से मैसेज देने में सफल हो जाते हैं या मैसेज दे देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करना है, तो समाजवादी पार्टी वहां से जीतने की स्थिति में आ सकती है। मुझे लगता है कि वरुण गांधी ऐसा कोई संदेश नहीं देने वाले, उन्होंने चुनाव से दूरी बनाई है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का पक्ष लेंगे, उन्होंने शांति रखी। मुझे लगता है अखिलेश यादव को यही लगता है कि इस बहाने शायद पीलीभीत उनके पक्ष में आ जाओ। प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार अभियान करने इसलिए गए थे कि यह लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि वरुण गांधी की नाराजगी से जितेंद्र प्रसाद को नुकसान उठाना पड़े। प्रधानमंत्री आज में ज्यादा वरुण गांधी की बात हमने काफी कर ली थी पिछले दिनों, मैं आज अखिलेश यादव की बात करना चाहता हूँ। 100 से ज्यादा सीटें, 111 सीटें विधानसभा में उनकी आई 2022 के चुनाव में। अखिलेश यादव मतलब एक है बेस जमीन पर, इसमें तो कोई शक नहीं है, समाजवादी वोट तो है। अब अखिलेश यादव इस चुनाव में आपको जब जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस हिला हुआ दिखाई दे रहा है, चुनाव प्रचार में लेट आए हैं, टिकट बंटवारे में फंसे रहे, आजम खान ने फंसा दिया, बहुत कुछ हुआ, वो सब हमने बातें की हैं, लेकिन अब वो मैदान में उतर आए हैं। आपको लगता है अखिलेश कुछ टफ फाइट दे पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का जो टोटल बेस है उसको हमको देखना चाहिए। वही बात करना चाह रहा हूं मैं। वही 22% के आसपास होता है जब मुस्लिम भी कंसोलिडेटेड तौर पर उनके लिए वोट करते हैं। उसमें 18-20% सर तो मुसलमान ही है। नहीं, लेकिन सारा मुसलमान उन्हीं को वोट नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो पिछली बार जो उनको अच्छा वोट मिला था वो इस कारण से मिला था कि जब मायावती नहीं लड़ रही थी
तो मायावती का वोट एक तरफा जो है मुसलमानों का कट छिटक करके उनके साथ आया था, इस कारण से वो ताकतवर विधानसभा चुनाव में निकल करके आए थे। लेकिन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में मुझे नहीं लगता है ट्रायंगुलर यदि कॉन्टेस्ट होगा तो इनको भी पता है 2-4 सीटों मायावती ने ट्रायंगुलर बना दिया। मायावती ने जहां जहां वो चुनाव लड़ रही हैं, अब उसको चिन्हित मत कीजिए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो पूरा ट्रायंगुलर बना चुके हैं। एक बार और मैं जिक्र करना चाहूँगा, ये जो महाराणा प्रताप का जब जिक्र आता है तो हमको ध्यान में रखना चाहिए प्रतीकों की लड़ाई। और देखिए, आप यदि राजस्थान चले जाएंगे तो अकबर ने विजय जरूर प्राप्त किया होगा, लेकिन मन पर राज जो है वो महाराणा प्रताप करते हैं। भारत के मानस के नायक जो हैं वो महाराणा प्रताप हैं, जिन्होंने, जिसे कहते हैं, घास की रोटी खा करके और आक्रांता मुगलों के साथ, इस्लामी ताकतों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। याद आए तो मुसीबत में तो, कुछ है, कोई मुसीबत है तभी याद आए ना मुझे। लेकिन मुसीबत, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यदि हम इसको छुपा लें तो ये भी ठीक बात नहीं है। राजपूतों में नाराजगी है और कई जातियों में नाराजगी है। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जिस राजनीति को किनारे हाशिए पर ठेल दिया था, वो उसका मुझे डर लग रहा है कि वो राजनीति फिर से धीरे धीरे जातिवाद वाली राजनीति ये खतरनाक है। और भारतीय जनता पार्टी में ये जो कीड़ा है, मैं कई बार इसे सोचता हूं, इस बात थोड़ी सी बुनियादी बात में कर लूं, ये किसी नेता के बयान से हो जाता है क्या? मेरा ऐसा मानना है कि भाई जाति तो हम भूल ही नहीं पाते अपनी। नहीं, हम इतने कास्ट कॉन्शियस लोग हैं और हम लोग इलेक्शन में जाते हैं तो हमको और कुछ दिखता ही नहीं सिवाय अपनी जाति के। नहीं, किस नेता को क्या दोष? नहीं, आप देखिए, हमने बनाया है। आप याद रखिए कि एक समय जॉर्ज फर्नांडिस लड़ते थे मुजफ्फरपुर से, फिर वो चले जाते थे चिकमंगलुरु, मधु दंडवते कहीं से लड़ रहे होते थे, फिर चले जाते थे बॉम्बे, फिर तीसरी जगह। और लोग इस बात में गौरव महसूस करता था कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी से जॉर्ज फर्नांडिस लड़ रहे हैं, मेरी कंस्टिट्यूएंसी। बड़े नेता थे सर, बड़े नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी लड़ रहे हैं, रामपुर चले गए थे। ये बड़े लोग, आप बड़े लोगों वही की कह बात रहा कर रहे हैं। हूं, इनके लिए जाति नहीं है महत्वपूर्ण। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि हमने राजनीति को उस खांचे में डाल दिया है। और यदि वो योगी जी आकर के बोल रहे हैं तो बात बहुत तय है। वो राजपूतों से संवाद कर रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं ये मत भूलो कि नरेंद्र मोदी का राज है, इसीलिए ये सुरक्षित है, हमारी मर्यादाएं सुरक्षित है, हमारी बहु बेटियां सुरक्षित है। उनको जौहर करना पड़ता था, वैसी ताकतों का परोक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन देने वाले ताकतों के साथ तुम जातिवाद के नाम पर मत खड़े हो जाओ इस चुनाव में। यही संवाद का मूल निचोड़ है। अब एक जोड़ दूं, देखिए, ये राजपूत के बहाने से हो रहा है, लेकिन बीच बीच में आता था कि भाई ब्राह्मण भी नाराज हो गए। अब इस कहें कि आज की राजनीति में क्या सवर्णों के पास दूसरा कोई विकल्प दिखता है क्या? आप राजनीति के तौर पर देखिए, ठीक है, आप नाराजगी की बात करेंगे तो लगेगा हाँ नाराज हैं। जब आप राहुल गांधी को बात करते हुए देखते हैं तो कौन सा सवर्ण कांग्रेस पार्टी को वोट देने चला जाएगा? अखिलेश यादव को कौन सा सवर्ण वोट देने चला जाएगा? और इसके आगे की बात करें, जब राम मंदिर बना तो 500 वर्षों से आसपास के, अयोध्या के आसपास के जिन राजपूतों ने पगड़ी नहीं पहनी, जिन राजपूतों ने पैर में जूती पहनना बंद कर दिया था, उन्होंने पगड़ी और जूती धारण किया क्योंकि हमारे राम का मंदिर बन गया। वो कुछ राजपूत ये मतलब अब हम क्या कहें, जो अपना चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जिनको अपनी टिकट की चिंता, उनके कहने पर राजपूत पूरा पलट जाए। ये बात सही है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी ध्यान देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इसीलिए जाने जाते थे कि वो जाति के आधार पर नहीं, डोमिनेंट कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करते थे। सही बात। इसीलिए वो इतने ज्यादा लोग सही रहे। अब अगर वो मक्खी पे मक्खी बिठाएंगे कि ये जाति गई, ये गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे में नहीं ये गलती की है और उसकी वजह से हम तो